तो आपने देखा होगा पानी जो है जो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। कभी कभी जब बहुत कोल्ड हो, आप किसी वाटर बॉडी के बाजू से निकलो, आप कैसा लगता है वहां पे? शाम को सपोज अराउंड 6 o'clock इवनिंग में निकलते हो आप बाजू में, बिल्कुल वाटर बॉडी के बाजू से, अभी जैसे अभी का मौसम है। हाँ, तो वो जो ठंडक रहती है एटमॉस्फेयर में, वो ठंडक आपको नहीं लगेगी, क्योंकि जो दिन में पानी गर्म हो गया है बिकॉज ऑफ सन, वो धीरे धीरे कूल होता है, तो उस समय तक ठंडा नहीं हो पाता। ठंडा होते होते रात का 2-3 बज जाता है, और फिर खूब अच्छे से ठंडा हो जाता है। ध्यान से सुनना, खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा सुबह 4-5-6 बजे तक। तो फिर वो धीरे धीरे जब सुबह धूप निकलेगी, तो गर्म होने में भी उसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए पानी ठंडा रहता है जब। एनीवे, so it is excellent solvent for transportation of ions and molecules required for plants and animal metabolism। बायो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि प्लांट्स के अंदर और हमारी बॉडी में भी जो आयन बनते हैं, वो सब के सब वाटर सोल्यूबल होते हैं ना, जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पता ना, ये सारे आयन हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? वाटर के थ्रू ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इवन 10th क्लास में भी था, थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और साथ में पोलर भी होता है वाटर मॉलिक्यूल। इवन कोवैलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व इन वाटर, तो उसके अंदर अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट भी डिजॉल्व होते हैं। अल्कोहल कितना डिजॉल्व होता है मालूम है? बोलो। इन एनी रेशो, कितना होता है? किसी भी रेशो में मिक्स होता है। आपने देखा होगा लोग शराब पीते हैं, तो कोई नीट पीता है, कोई थोड़ा पानी डालता है, कोई बहुत पानी डालता है। तो अल्कोहल के अंदर पानी कितना भी आप मिक्स कर सकते हो। ये जितना भी था अभी आप पढ़े हो, ये कुछ भी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं था। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इनके रिएक्शंस वगैरह देखोगे, वो ज्यादा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है चीज, कहानी ऊपर की वो सब चीजें कहानी है, लेकिन केमिस्ट्री है जो, वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे इन द गैस फेस वाटर इज बेंट मॉलिक्यूल, पढ़े हो ना ये, देखो 104.5 फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। मिट क्यों नहीं रहा यार? और OH बॉन्ड लेंथ कितनी है? 95.7 पिको में। जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखो, जरूरी नहीं है, बस आपको पता है थोड़ा, हाँ भाई बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इट इज हाईली इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों होता है पता है? पोलैरिटी क्यों है? बोलो बोलो। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे रहेगी, और साथ में 2 लोन पेयर भी होते हैं, तो इन सब की वजह से इसमें हाई पोलैरिटी आ जाती है। पता है यार, जिसने भी 4th चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने खूब दम लगाया 4th चैप्टर में आपको पढ़ाने के लिए। Its orbital overlap picture as shown in the figure 9.1c. In the liquid phase, water molecule are associated together by hydrogen bond। ये बार बार एक ही चीज को बता रहा है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है मालूम है आपको? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। पता है ना ये बात? ये जा क्यों नहीं रहा यार? हाँ ठीक है। अरे यार मैं बड़ा परेशान कर रखा है यार, रुक रुक। यार एक कंप्यूटर कभी कभी बहुत तंग करता है। अब आ जाओ भाई। हम्म, यार क्यों नहीं रहा है? बहुत टाइम ले रहा है, क्या चक्कर क्या होता है? क्यों ये टाइम लेता है भाई इतना?
हाँ, ये भी देख लो, वाटर के बारे में सिंपली बता रहा है। क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। क्रिस्टलिन फॉर्म कैसा होता है? जब क्रिस्टल बनता है तो आइस की फॉर्म में रहता है। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर आई क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल फॉर्म, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म। ध्यान से देख लो, बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा ना जब, तो कंडेंस होके किसमें? क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा। अदरवाइज कैसा रहता है? हेक्सागोनल फॉर्म में। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, पता है, दैट्स व्हाई आइस इज फ्लोट इन द वाटर। पानी में तैरता है ना ये, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसके अंदर होल्स टाइप बन जाते हैं जिसके अंदर एयर चली जाती है। देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन वाटर। इन विंटर सीजन आइस फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ लेक प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। हाँ, अभी किसी ने बताया था ना आंसर, ये वही है। विच एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, दिस फैक्ट ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो चलो, अब अभी भी मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन पर्पज का कोई क्वेश्चन अभी भी नहीं आया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसमें से कुछ भी नहीं था। शेप पूछना है तो ये आपको 4th चैप्टर का पार्ट है। ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस की कैसी होती है स्ट्रक्चर, ध्यान देना। ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देख रहे हो, ये ग्रीन वाला ऑक्सीजन है और रेडिश कलर जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। एक 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 मिनट में आपको दिखाता हूँ। सपोज ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, देख रहे हो, 3 हाइड्रोजन से एक साइड से अटैच है। चलो अभी और देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल विद X-ray show that the each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen। ठीक है, एक ऑक्सीजन बाकी के 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है एटम एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। आइस की बात हो रही है, बॉन्ड लेंथ देखो बढ़ गई है, 276 है, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बाकी के 4 ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है। अगर आपको देखना तो फिर से देखो, सिर्फ ऑक्सीजन को देखो बस। ऑक्सीजन का मतलब ग्रीन पार्ट। अब ये सब के सब वाटर ही है, देखो H2O दिख रहा है ना, खास करके जिसके साथ बॉन्ड बना रहेगा H2O, ठीक है ना, ये वाला H2O। और बाकी के देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉटेड पार्ट, बाकी के डॉटेड पार्ट। सीधे सीधे जो बॉन्ड है उसको ध्यान से देखो तब आपकी समझ में आएगा। देखो ये डायरेक्ट बॉन्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बाकी के ये पार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब उधर भी है स्ट्रक्चर। और एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के साथ में ये बता रहा है, लेकिन इसका मतलब बीच में हाइड्रोजन भी है। एक ऑक्सीजन ये है, तो एक तरफ ऐसे कैसे शो करूं मैं आपको, मतलब ऑल अराउंड अगर आप देखोगे तो 4 ऑक्सीजन के साथ में अटैच है ये। या मैं कैसे शो करूं आपको, आप देख पाओगे? चलो इस ऑक्सीजन को अगर पकड़ते हैं, एक ऑक्सीजन इस साइड में मिलता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन इस साइड में है। इतना छोटा छोटा है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, ठीक है। बहुत अच्छी क्लियर, गूगल में देखना एक बार, ठीक है, बढ़िया से दिखाई देगा। यहाँ दिखा नहीं पा रहा अच्छे से ये। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विद वाइड होल्स। मैंने अभी बताया था ना आपको, आइस के अंदर होल्स होते हैं और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। दीज होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल ऑफ अप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियली। तो उसमें क्या क्या हो सकती है, कुछ एयर वगैरह चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका, अब जो पढ़ने चल रहे हो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से के लिए इंपॉर्टेंट। और कभी भी आप पढ़ोगे किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी, तो मान के चलना, अभी आप अभी से नहीं, आप 12th में भी पढ़ोगे तो समझ लो कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी करने जा रहे हो। केमिकल प्रॉपर्टी तो हमेशा बहुत
मैं उस पर पूरा ध्यान देता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ बोल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बता रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर पता है आपको? कोई बताएगा एम्फोटेरिक? मैं ऑलरेडी, क्या होता है बोलो? हाँ, फिर से बोलो। मतलब ये ऐसे बताया करो, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये जिसके बारे में बात हो रही है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। नहीं समझे? अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या है बताओ? बेस। तो ये वाला H2O क्या है? ये वाला H2O एसिड है, ठीक है ना। ये H2S क्या है? एसिड है। देखो H2S क्या है? एसिड होता है। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। हाँ, तो ध्यान देना। अभी क्या बोलता है? इस इट हैज मतलब वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। वो एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। दैट इज इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इन द ब्रॉन्स्टेड सेंस इट एक्ट्स एज एसिड विद अमोनिया। तो ये एसिड की तरह काम करेगा अमोनिया के साथ, और बेस की तरह काम करेगा H2S के साथ, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो आपको पता है हाइड्राइड ऑफ सल्फर इज एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? ये रिएक्शन क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? OH माइनस क्या है और NH4 क्या है? NH4 क्या बोलो? ये बेस था, याद है आपको? ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बोलो। कॉन्जुगेट एसिड क्यों है? क्योंकि एक H प्लस इजिली रिलीज कर सकता है। NH4 प्लस है ये। तो ये एक H मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है इक्विलिब्रियम में। हाँ, वो डोनेट कर सकता है। तो जो जो H प्लस डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। तो आप अगर कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? अब आगे वो क्या बोलता है? H2S के साथ में करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन, साफ साफ दिखाई दे रहा है एसिड है ये। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड है ये। और ये H2S से सल्फर से जो बनता है क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। The that is self ionization of water take place as follows. आपको पता होगा कि H प्लस कभी भी अकेला नहीं रहता। अगर सेल्फ आयनाइजेशन होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहेगा। कभी भी H प्लस अकेला ना हो के वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रहेगा। ये बात पता है? इसीलिए वो क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, इस फॉर्म में रहता है। ओके। और जब सेल्फ आयनाइजेशन होगा, ये एक H प्लस दे रहा है मान लो। अगर H प्लस दे रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और OH माइनस क्या होगा? बेस बन जाएगा। भाई H प्लस, एक मिनट कलर चला गया। और आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ना अभी तैयारी, वो सिर्फ यूटी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, अब आप डायरेक्ट फाइनल की तैयारी करना। वो भला क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो पहले। नेक्स्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। बोल रहा है वाटर का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो कि वाटर कैन बी इजिली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन। भाई रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का चला जाना। बोलो भाई, किसी चीज का रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का चला जाना। तो ये रिड्यूस होके ऐसा हो गया है। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब इसने किसी को हाइड्रोजन दी, ऑक्सीजन दिया है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वाटर कैन इजिली बी रिड्यूस टू हाइड्रोजन बाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो ये बात आज आपको नहीं पता है, पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ में या कोई मेटल के साथ में वाटर या एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये आप 10th क्लास में ही पढ़े हो।
पढ़े थे ना कि जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 डाला था, याद है? तो आपको क्या मिला था? H2 गैस मिली थी या नहीं? सेम वे यहाँ पे भी। दस इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो यहाँ से हमको सोडियम के थ्रू हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलता ही मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे तो इस केस में सोडियम के साथ में जब वाटर को डाला था तब आपको प्योर हाइड्रोजन मिला था, लेकिन अगर ऑक्सीजन चाहिए, प्योर ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखो, ये एसिडिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये क्या क्या कर रहा है? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है? क्या है ये? ग्लूकोज, है ना? तो ये, हाँ, और ये क्या है? वाटर, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है रिएक्शन? कोई बता सकता है? ये लिखा हुआ है, हाँ, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या क्या हो रहा है? इसका इसका क्या हो रहा है बोलो? H के निकलने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन बन गया, खुद H निकल गया। यहाँ क्या था? ऑक्सीजन का निकलना, मतलब रिड्यूस होके H2 बना था। आप कुछ नहीं करना, मेरा एक ही बात मान लेना, बस आप रिएक्शंस को लिखना। एक बार लिखो, देखो क्या आप लिख पाते हो। 100% बता रहा हूँ, आपका एक भी आंसर एक में से गलत नहीं होगा। अगर नहीं लिखना जानते भूल जाओगे पक्का। अब आगे बोलता है विद फ्लोरीन ऑल्सो इट ऑक्सीडाइज टू O2। फ्लोरीन क्या है बताओ मुझे? फ्लोरीन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, आप लोगों के पास बुक है, टेक्स्ट बुक है? मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं कराया यार, वो गलत काम हो गया, अभी मेरी समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक में 8th चैप्टर रेडॉक्स, ध्यान दो जरा, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पानी को क्या कर देता है? पानी को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा देता तो आपको इसको मारना पड़ता रट्टा, लेकिन अब आप समझे हो, हमें राइट? बोलो, अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ा देता तो आप रट लेते, कुछ भूल जाते, कुछ अब नहीं भूलोगे। आप बताओगे कि फ्लोरीन जो है उस पूरी टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वाटर को भी ऑक्सीडाइज करेगा वो नेचुरली, और करके ऑक्सीजन बनाएगा, हाइड्रोजन उसका रिलीज करवाएगा। ये बात क्लियर है? अब आ गया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना। हाइड्रोलाइसिस, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है हाइड्रोलाइसिस और एक होता है हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो अब ये दोनों को समझना है आपको बहुत बढ़िया से, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। कभी भी अब हाइड्रोलाइसिस की बात होती है तो याद रखना, पानी के साथ में उसकी रिएक्शन कराई जाती है ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बताया 80 होता है ना इसका, 80 टाइम्स वाटर का। तो इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, मतलब सामने वाले को हाइड्रेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। डिजॉल्व्स मैनी आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड इसमें डालते हो तो डिजॉल्व हो जाता है। हाउएवर सर्टेन कोवैलेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज इन वाटर। याद रखना, कभी भी हाइड्रोलाइज करते, जैसे ये P4O10, ये सॉलिड है, पानी में डाला तो ये हाइड्रोलाइज होगा। कभी कभी थोड़ा वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल देते हैं हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है? जब भी हाइड्रोलाइसिस का नाम आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यहाँ लिखा नहीं है उसने, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि P4O10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3PO4 बनाएगा, ठीक है ना? फास्फोरिक एसिड बनाएगा ये SiCl4, ठीक है? SiCl4 वाटर के साथ मिलके सिलिकेट बनाएगा SiO2 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है पानी के साथ ही हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है? तो दोनों चीज़ों की इसने बता दिया आपको, कोवैलेंट भी है और आयनिक भी। अब इसके बाद आती है कहानी हाइड्रेटेड। ये नाइट्राइड के साथ भी बोलो, नाइट्राइड के साथ में N3- है ना, जो इसका इसका जब वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एक अमोनिया बन जाएगा। 1 मिनट, मिट क्यों नहीं रहा ये? हाँ, ओके।
तो वाटर के साथ में नाइट्राइट क्या बनाएगा, अमोनिया, और साथ में 3OH माइनस बेसिक सोल्यूशन बना देगा ये। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, इसमें से कुछ 12th क्लास में है, लेकिन मैं अभी अभी के अभी आपको सिखाऊंगा कुछ चीजें, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन मैनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड सोल्यूशन। आपको याद होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, याद आया आपको? सोडियम कार्बोनेट के साथ में डॉट लगा के कितने H2O लिखा जाता था, और कॉपर सल्फेट के साथ में वाटर लगा के और कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, दो भी होता है और हाफ भी होता है। याद आया कुछ? 10th क्लास, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिप्सम। तो ये जो 2 वाटर है, हाफ वाटर है, 10 वाटर है, 5 वाटर है, ये क्या था? आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था। क्या ये वेट होते हैं? क्या इसमें पानी होता तो वेट होते हैं क्या? नहीं, वेट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप गर्म करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और ये कुछ कलर रखते हैं अपना, ठीक है, तो इनका कलर वो निकल जाएगा उस समय। तो चलो मैं अभी अभी आगे पढ़ाता हूँ, आपको समझ में तो बात आ गई। तो फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन मैनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यह पानी के साथ मिलकर हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएंगे। सच एज एसोसिएशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप्स, दैट इज क्या है, देखो ये कोऑर्डिनेटेड वाटर बोलते हैं इसको। आप इसको समझ नहीं पाएंगे, 9th चैप्टर 12th क्लास का है ये, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा जितना आप सीख सकते हो। ये क्रोमियम है, देखो ध्यान से सुनना, इसकी इसकी केमिस्ट्री थोड़ा अलग टाइप की है। क्रोमियम हमेशा क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आप बोलोगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है मतलब कि एक बीच में ऐसा है ये CR, इसको कितने लोगों ने घेर के रखा है, कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल ने घेर के रखा हुआ है। तो क्रोमियम को घेरने वालों की संख्या होगी है 6। 6 घेर के रखेंगे। अगर आप यहां ध्यान दो तो आपको यहां समझ में भी आ रहा होगा कि देखो वाटर मॉलिक्यूल 6 हैं, दिखाई दे रहा है? अरे बोलो यार। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, 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 H2O और H2O। लेकिन अब आप बोल रहे होंगे 3Cl माइनस भी है, तो ये 3C जितना भी ब्रैकेट के अंदर है ये इसका अपना होता है। ये वाला पार्ट क्या करेगा, आयनाइज होके निकल जाएगा, किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, अभी कभी कभी अपना रूप बदलेगा। कैसे करेगा, ध्यान दो, अभी मैं बताता हूँ। ये 6 वाटर मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पे 5 ही रखेगा। तो मैंने तो अभी बताया कि 6 लोग घेर के रखेंगे, तो इसमें से एक Cl अंदर आ जाएगा। लो जी, हो गए 6। तो अब आप बोलोगे बाहर क्या रहा फिर? बाहर एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा और Cl2 रहेगा, 2 Cl रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर चला जाएगा और 3 Cl थे तो 2 Cl बचेंगे। और कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 4 ही रहेगा, 4 रहेगा, तो Cl को 2 को आना पड़ेगा क्योंकि उसको 6 चाहिए। तो इसका मतलब बाहर Cl कितना बचा, अब 1, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे 2। तो अगर ये ऐसा करता है, वाटर मॉलिक्यूल बदलता रहता है, तो याद रखना इनके कलर बदलते रहेंगे। कभी ये येलो हो जाएगा, कभी पिंक हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी रेडिश कलर रखेगा, थोड़ा पिंकिश कलर रखेगा, तो कुछ कुछ कलर बदलते जाएंगे ये बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसकी पूरी हिस्ट्री आपको, उसके पूरा कैसे काम करता है ये आपको 9th चैप्टर ऑफ 12th क्लास पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है, कैसे कलर भी दिखाएगा ये। और ये सब किसके साथ होता है?
इसके हमेशा ये ट्रांजिशन मेटल के साथ ही होता है। देखो यहाँ क्रोमियम क्या है, ट्रांजिशन मेटल, तो हमेशा ट्रांजिशन मेटल के साथ ही रहेगा। इस तरह से कोऑर्डिनेटेड है ये, इसको बोलते हैं, उस चैप्टर का ही नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे देखो एक और बोलते हैं, यहाँ पे बता रहा है इंटरस्टिशियल वाटर, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना, ये BaCl2 है और साथ में कितना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अभी जो मैंने ये लिखा था कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, सिंपल है, इंटरस्टिशियल वाटर है, इनके बीच बीच में पानी है, लेकिन अगर आप इसको गर्म करते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, खो देगा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो इंटरस्टिशियल वाटर है। और एक और है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। अब देखो ये वापस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया। देखो यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि वाटर कॉपर के साथ में देखो 4 बॉन्ड बनेंगे, हमेशा 4 के साथ रहता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और सल्फेट बाहर और 1 वाटर के साथ। अगर अगर एक सल्फेट अंदर आता है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, एक और इसीलिए कॉपर के साथ अगर ध्यान दो, इसको कैसे लिखा जा रहा है, ध्यान दो इधर, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल, कितने हो गए, 5 हो गए मिला के पूरे, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल और एक कॉपर और साथ में सल्फेट मिलके कॉपर सल्फेट बनाते हैं। और कॉपर सल्फेट के साथ हमेशा कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5 होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी आपको लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा 12th का पार्ट डाल के आपको लेकिन बताना चाह रहा है, क्योंकि कमाल किसका है ये पूरा, वाटर का। तो वाटर और क्या क्या कमाल दिखा रहा है, बेशक आप पढ़ोगे अगले साल, लेकिन फिर भी वो बता रहा है कि पानी के साथ में कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, हाँ भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डेड बनाता है वाटर, या इंटरस्टिशियल बनाता है, कोऑर्डिनेटर बनाएगा, लिख के याद रख सकते हो तो देख लेना, पता नहीं पूछेगा कि नहीं, आपके टीचर वगैरह से देख लेना, पूछना किस टाइप का पेपर बनाएंगे वो। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, 1 मिनट कलर चला गया। देखो अभी जो पढ़ के आए ना ऊपर, अब उसी के बारे में बात कर रहा है। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो इसके बारे में पढ़ोगे, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के बाहर 1 वाटर मॉलिक्यूल है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर आप अब दे पाओगे, क्योंकि कॉपर के साथ में 4 होना जरूरी है और एक रहता है आउटसाइड जो आयनाइजेबल होता है। मैंने बताया भी था शुरू में, ये आयनाइजेबल होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, अंदर वाला आयनाइज नहीं होता। कॉपर डायरेक्टली कनेक्टेड है 4 वाटर मॉलिक्यूल से। तो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट दैट इज कोऑर्डिनेटेड स्फीयर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, द अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड। तो क्या बोल रहा है ये, मैंने बताया था ना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेटेड है। बॉन्डेड कौन सा है, जो बाहर से इसको इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर का मतलब है कि ये तो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितना ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको आप आयनाइज नहीं कर सकते, लेकिन वाटर अगर बोलेंगे कितने कितने के साथ अटैच है, ये बॉन्डेड है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है और 4 कोऑर्डिनेटेड है। ये ऊपर मेरे बताने से क्या ये काम आया कि नहीं, ये बताओ पहले। थोड़ा टिपिकल है, अगर बोलोगे तो 9th चैप्टर 12th क्लास का थोड़े से 2-4 और बता दूंगा एग्जाम्पल, तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, घबराने की वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जब चैप्टर आएगा तब अच्छे से पढ़ोगे आप उसको। इस पोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। हाँ और बताऊं, बहुत सारे हैं यार, क्या बताऊं मैं अभी कैसे, वो तो डिपेंड करेगा। चलो
जब आप पूछ ही रहे हो तो। अच्छा, इसी को दोबारा बताऊं? हाँ बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बता दूं, फिर आपकी समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाएगा, तो वो डायरेक्टली अटैच होता है, उसके साथ रहता है, इसलिए उसको कोऑर्डिनेटेड बोलते हैं। और आउटसाइड का जो होता है वो आयनाइजेबल होता है। ठीक है, तो जैसे इसने बताया क्रोमियम, क्रोमियम के साथ में कितने वाटर हैं? 6। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है। अगर कोई बाहर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो बॉन्डेड है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटेड है इस क्रोमियम के साथ में, ये वाला बॉन्डेड है। जैसे इसने आया कॉपर, तो कॉपर के बारे में बोल रहा है कि भाई 4 तो वाटर मॉलिक्यूल ये साथ में रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड है। अब जो भी बाहर रहता है, मान लो सल्फेट 2-, ये भी बाहर है, मैं यहाँ पे जगह नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ बाहर। तो ऐसे तो हम लोग जब लिखते हैं 10th क्लास की, ये सॉरी 10th क्लास तक, तो हम लोग, सॉरी 1 मिनट, 10th क्लास में तो हम लोग लिखते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ध्यान देना, अभी हम ऐसा लिख देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको पता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है, या आखिर है क्या, कैसे बॉन्डेड है 5 वाटर मॉलिक्यूल? तो ये बताना चाहता है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल में 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है, सॉरी 1 मिनट, ये इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड हैं। सल्फेट बाहर है और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड है, तो ये कोऑर्डिनेटेड है और ये बॉन्डेड है। अब पढ़ोगे, अब आंसर पढ़ो, देखो बोला ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, और ये कोऑर्डिनेटेड पार्ट जो होता है अंदर होता है। तो कोऑर्डिनेटेड स्फीयर का मतलब जो बाहर वालों को मिला के बनता है, तो ये कोऑर्डिनेटेड स्फीयर के अंदर है। ये इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, द अदर 4 क्या है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन हुआ? जो बाहर वाला है। और अदर 4 का मतलब कौन है? ये वाले, ये 4 जो अंदर हैं, ये 4 जो अंदर है, अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड। ये अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी सामान होगा वो क्या होगा? वो कोऑर्डिनेटेड होगा। भाई डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं? मान लो क्रोमियम के साथ में अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। अमोनिया कितना होगा? 6, क्योंकि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब ऐसे में मान लो बाहर कुछ भी हो सकता है, सल्फेट है मान लो या कुछ भी है, तो ये क्या होगा? ये बाहर का पार्ट है, ये बॉन्डेड होगा। मान लो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है कुछ 2-3 जितने भी आप लिखते हो, तो ये बॉन्डेड है। लेकिन ये जो अमोनिया है NH3, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटेड है। तो कभी कभी क्रोमियम के साथ में, ध्यान देना 1 मिनट, कभी कभी क्रोमियम के साथ में का 6 तो बनाना ही है क्रोमियम के साथ। अरे यार कहाँ जा रहा है? क्रोमियम के साथ में ये क्या करेगा? कभी कभी 3 ये लगा देगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा। लो जी, ऐसे बन गया। और यहाँ आएगा 3+। ये मत बोलना 3+ कैसे आया, नहीं मालूम ना? वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और अमोनिया का भी 0 होता है इन दिस रिगार्ड। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का 3+ होता है, इसलिए मुझे यहाँ 3+ लिखना पड़ा। तो ये तो छोड़ दो, इसका भी जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको सिखाया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको भी आप सीख जाओगे। वो छोड़ दो, मेरा काम है वो। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको मैं कभी होमवर्क नहीं देता हूँ, हैंड टू हैंड पढ़ाता हूँ। 3 नंबर का आता है आउट ऑफ 70, 3 डेज लगते हैं, खत्म हो जाता है। एनीवे, अब यही वाटर मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है और साथ में सल्फेट है। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या है? कोऑर्डिनेटेड।
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है कॉर्ड, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही लिखा जाता है, ऑलवेज। आया समझ में या नहीं? देख लेना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह होगा पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। अब हार्डनेस के ऊपर आ जाओ। हार्ड वाटर, आपको आपने शायद ये कार्बन कंपाउंड में थोड़ा सा पढ़ा था 10th क्लास में। मुझे लगा था शायद मैं आज चैप्टर निपटा दूंगा, लेकिन नहीं निपटेगा। तो बता रहा है रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर। हार्ड वाटर के बारे में आई होप आपको पता होगा। हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड, एंड हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। साबुन के पानी को लेदर नहीं देता। आपने हैंडपंप का पानी खूब यूज किया होगा गांव वगैरह में, और कहीं 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 थोड़ा कपड़े साफ कर देता है पानी, थोड़ा कम कम हार्ड होता है, लेकिन कहीं कहीं देखते होगे बिल्कुल ही कैसा हो जाता है, जैसे दही दूध फट जाता है ना, जैसे दूध फट जाता है तो कैसा हो जाता है, ऐसा ही साबुन काम करता है। और आप देखते हो यहाँ पे सप्लाई का जो पानी है उसमें आप कपड़े धोते हो तो कैसे झाग निकलता है, बढ़िया निकलता है या नहीं? तो लेदर का मतलब झाग है, लेदर का मतलब क्या है? झाग। तो इससे झाग नहीं देता ये, ठीक है। तो अच्छा पहले देख लो, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि बात क्या हो रही है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम तो और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो 2+ हो गए, और साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस, एंड क्लोराइड Cl माइनस, एंड सल्फेट SO4 2 माइनस। ये ऊपर वाले कैटायन होते हैं, ये एनायन होते हैं, और इनमें से कोई सा किसी के साथ भी होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ का ग्राउंड वाटर कभी मत पीना। हैदराबाद का, हैदराबाद के आसपास कुछ जगह ऐसी है वहां तो बहुत ज्यादा, क्या है बताओगे कौन सा आयन है? फ्लोराइड। फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोगों की हड्डियां जो है ना टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं, खास करके खम्मम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुछ पढ़ोगे खम्मम के बारे में तो आपको पता चलेगा। कुछ एक गांव ऐसे हैं जहाँ पे टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा होते हैं, वो हमेशा डिफॉर्म रहते हैं उनके हड्डियां वगैरह ढांचा, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट। हाँ, ये बगल बगल में ही है यार, क्या नाम, यहाँ से होगा 150 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर। कौन सी जगह? एक काजीपेट है ना, काजीपेट, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? वारंगल। कैल्शियम या मैग्नीशियम के कैटायन होंगे, और सल्फेट, क्लोराइड या हाइड्रोजन कार्बोनेट के अनायन भी होंगे, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब पढ़ना शुरू करो जो केमिस्ट्री, इसका एक क्वेश्चन आएगा, अभी से पहले बता दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। चलो देखते करता क्या है ये। तो हार्ड वाटर फॉर्म्स कम या पीपीटी प्रेसिपिटेट बना देता है। देखते हो कि जब आप गांव वगैरह जाते हो, हैंड पंप पे नहाते हो, तो आप देखते हो कि आपके शरीर से ना कुछ चिपचिपा चिपचिपा लगा रहता है, ऐसे लगता है कुछ लगा हुआ है छूट नहीं रहा है, मालूम है ना। तो ये वही स्कम या प्रेसिपिटेट होता है, आपके शरीर में चिपक जाता है। सोप लगाते हैं तो विद सोप, तो सोप कंटेनिंग सोडियम एसिटेट, इनफैक्ट आप आज मैं आपको बता दूं C17 और H35 ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ये तो पता होगा ना फॉर्मूला, C17H35 और उसके साथ में CONA रहता है। तो ये वाला पार्ट और ये हाइड्रोफोबिक, और एक होता है ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ये इसके में कार्बन 17-18 होते हैं, 17+1। तो ये क्या करेगा, आपने देखा होगा ऐसे, ध्यान देना, अभी ऐसे 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 बना हुआ था ना, अरे बोलो यार,
याद है कि नहीं? चलो दोबारा बताता हूँ। जब आपने बनाया था मिसल्स बनाए थे तो ऐसे ऐसे नहीं लगे हुए थे इसके साथ? याद है? आपको लग रहा होगा यार ये स्प्रिंग क्यों बना रखा है ना? तो रुको 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 बताता हूँ, थम्बा, अभी रुको कुछ। चलो आगे बढ़ो। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। ये आपका सोप है, ध्यान से सुनना अभी। ये सोप है आपका, और ये M2+ और कुछ नहीं है भाई। ये M2+ कैल्शियम 2+ है, नहीं तो मैग्नीशियम 2+ है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। M का मतलब क्या है? या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम। सॉल्ट है भाई। मान लो ये मैग्नीशियम सल्फेट है या कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन ये सिंबलाइज करके लिख रहा है, बड़ा बड़ा कौन लिखे? क्योंकि अब आप केमिस्ट्री समझने लग गए हो, केमिस्ट्री जानने लग गए हो ना अब आप, इसीलिए M2+ लिख दिया बस। और यहाँ पे बता भी रहा है M इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो चलो ठीक है। अभी क्या करता है, ये क्या करता है, इस साबुन के साथ में ये जो मेटल है, ये मेटल साबुन के साथ में अटैच हो जाता है और इसके सोडियम को पानी में डिजोल्व करवा देता है, और ये बन जाता है, इसके साइज के साथ में लग जाता है। मतलब ये वही स्कम है जो शरीर से चिपक जाता है या जिसकी वजह से कपड़े साफ नहीं होते। साबुन तो लगाते हो लेकिन कपड़े साफ नहीं होते। तो ये क्योंकि सिंपली साबुन है, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या क्या लगाने के लिए बोला जाता है? डिटर्जेंट। जब आप डिटर्जेंट की टिकिया लगाते हो तब वो साफ हो जाता है, क्योंकि वो हार्डनेस को खत्म कर देता है, कम कर देता है। वो भी समय आने पे बताऊंगा। आगे देखो, बोला इट इज देयर फॉर अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? जहाँ कपड़े धोए जाते हैं। तो कपड़े धुलने वाली जगह के लिए ये पानी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हार्डनेस है। सो इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर एज वेल। अरे बाप रे, ये बातें यहाँ क्यों लिख दिया इसने? ध्यान देना। बोलता है ये बॉयलर के लिए भी नुकसानदायक है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल। इसने छोटी सी बात लिखी है आपके लिए, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आप में से कोई बताएगा? एक मिनट। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, कभी डेंटिस्ट के पास गए हो आप में से? तो जितना बॉयलर बहुत बड़ा होता है, गोल सा बना के रखते हो, उसमें बहुत पानी रहता है। इवन ये समझ लो वो पानी की कीमत कितने लाख लीटर से ज्यादा होता है, और उस बॉयलर में कम से कम 7 से 8 रुपए लीटर का पानी होता है उसके अंदर। आप बोलोगे सर हम भी तो 15 रुपए लीटर की, 20 रुपए लीटर की बिस्लेरी पीते हैं, लेकिन आप सोचो उस बॉयलर के अंदर इतना महंगा पानी डला हुआ है जिससे कि बॉयलर के अंदर ये स्केलिंग ना हो। हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा पानी होना चाहिए। अगर स्केलिंग हो जाएगी तो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। जब चिपक जाएगा ना उससे, तो वो हीट अच्छे से नहीं कर पाएगा, पानी को बॉयल नहीं होगा। बॉयल नहीं होगा तो टरबाइन इतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो टरबाइन को रन करने के लिए बॉयलर क्या करता है? स्टीम देता है। यार इसके अंदर मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। ये चीज़ें दे क्यों देते हैं? यहाँ पे लिख लिख दिया, बस बताते रहो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ मुझे। बॉयलर वाली बात समझ में आ गई, स्केलिंग समझ में आ गई। तो कहने का मतलब जो हार्डनेस ऑफ वाटर कितना नुकसान करता है वो बताना चाह रहा है ये। सो दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती परमानेंट। याद रखोगे? तो जनरली टेम्परेरी नहीं पूछी जाती, लेकिन टेम्परेरी में टेम्परेरी बड़ा आसान है। टेम्परेरी क्यों आसान है? बोलता है बॉइलिंग करके भी हम टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे करना है? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन कितना होता है? HCO3 1- और मैग्नीशियम का होता है 2+। तो ये 2 इसको जाएगा और ये 1 इसको जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HCO3 ट्वाइस। ये पता है ना
बैलेंसिंग थोड़ा ठीक से कर लेना, अगर जो 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 लोग सीखे नहीं है ना उनको दिक्कत हो जाएगी। ये सब चीज़ें 9th-10th में पढ़ा दी जाती हैं। तो जब आप हीट करते हो तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है, ठीक है ना। और या तो कैल्शियम, अगर मैग्नीशियम वाला है देख लो, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाएगा, देख लो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाएगा और क्या करोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगा, इसके अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, पत्थर वगैरह नहीं होते जैसे, सब कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जब ये नीचे बैठ जाएगा तो इसको क्या करना है, फिल्ट्रेट द ऑब्टेन विल बी सॉफ्ट वाटर, फिल्टर कर लेना। ये जो नीचे बैठ गया वो हार्डनेस ऑफ वाटर की, इसी की वजह से हार्डनेस हो रही थी, कार्बोनेट। तो आप ध्यान से देखो पहले, ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल MgOH ट्वाइस। ये इनसोल्यूबल है, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो फिल्टर कर लेना, या तो मैग्नीशियम का होगा नहीं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब आप आराम से उसको फिल्टर कर लेना। तो फिल्टर कर लोगे, ये तो फिल्टर के साथ चला गया, ये उड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो पानी बचा है वो कैसा है, सॉफ्ट। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि पानी के अंदर क्या चीज सोल्यूबल है, MgHCO3 अगर है तो ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्लार्क मेथड। कौन सा मेथड, क्लार्क। क्लार्क मेथड में क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना तब आपको समझ में आएगा। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही चूने का पानी मालूम है ना, चूना, लाइम वाटर डालना है, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना है, किस में डाल रहे हो आप, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। तो इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट फिर से इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि नीचे बैठ जाएगा, आप इसको फिल्टर कर लेना, ये भी फिल्टर करने से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी, इन बोथ द केसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will settle down calcium carbonate at the bottom that can be filtered out या filtered off। देखो यहाँ क्या क्या बोलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ, ये तो बाद में फिल्टर्ड ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सब नीचे बैठ जाएंगे और आपका पानी कैसा रह जाएगा, ये क्या कैसा रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये क्लार्क मेथड है, याद रखना। क्लार्क मेथड में क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, करेक्ट। अब इसके बाद बारी आती है परमानेंट हार्डनेस। ये ज्यादा डेंजरस है, ये गरम वरम करने से बात नहीं बनती, सिंपली कुछ डाल देने से बात नहीं बनती है। शुरू शुरू का तो इजी है। सबसे पहले बोलता है परमानेंट हार्डनेस के बारे में, हार्डनेस इज नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, इट कैन बी रिमूव बाय द फॉलोइंग मेथड। तो ये मेथड अभी हम सीखने चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो पहला है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा समझते हो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, याद रखना। तो NO2CO3 जब इसमें डालोगे तो क्या करता है ये, मेटल, आप देखो मेटल पहले से है, अब M का मतलब क्या है, अच्छा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला मामला नहीं है, अब ये ऐसा नहीं है। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से था, हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से था, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और परमानेंट किसकी वजह से है, क्लोराइड एंड सल्फेट। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल कार्बोनेट। अब जब आप इसमें Na2CO3 डाल देते हो, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हो, तो MCO3, M का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे M का मतलब क्या है, मैग्नीशियम या कैल्शियम,
तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी पढ़े थे ना कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे बैठ जाता है, ये भी बैठ जाएगा। M का मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम या कैल्शियम में नीचे बैठ जाएगा, इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, ध्यान दो। और अगर सल्फेट है उस केस में भी सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। तो क्या करना है इसमें, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डालोगे, तब आपको मेटल कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा और आपको आपके पास हार्डनेस खत्म हो जाएगी आपके वाटर की। सोडियम वाला सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम का सॉल्ट कैसा होगा, वो हार्ड वाटर नहीं होता। किसके साथ रहता है वो, मैग्नीशियम और कैल्शियम का होना चाहिए। मैग्नीशियम और कैल्शियम HCO3 रहता है, तो ये आप हार्डनेस इसकी बॉइलिंग से निकाल सकते हो। लेकिन अगर MgCl2 है या MgSO4 है, तो ये आपकी परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस आप ऐसे आराम से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये तो था सोडियम कार्बोनेट डालने से। अब आता है कैलोगन्स मेथड। ध्यान से सुनना ये भी। अब ये जो 3 मेथड हैं, अगले 3 मेथड थोड़े से टफ हैं। अगर आपको परमानेंट हार्डनेस रिमूवल के लिए आता है, तो आप एक काम करना, आप सबसे पहले ये वाला रिएक्शन कर देना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो पक्का बोलता है कि ये कॉल्गन्स मेथड बताओ, तब आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताओगे, ध्यान से देखना। इसमें कुछ कंपाउंड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बोलता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18 कमर्शियली कॉल्ड कॉल्गन। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्गन बोलते हैं। व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर, जब इसको हार्ड वाटर में डालेंगे, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। प्लीज आप करना कुछ भी नहीं, आप 3-4 सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिख लेना। रिएक्शन आपने लिखा और आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या करता है ये। जैसे आप हार्ड वाटर में डालेंगे, Na+ अलग हो जाएगा। ये Na6 था, ध्यान देना। अब ये 2 Na+ निकलता अगर इस साइड में, तो ये Na6 की जगह बन जाएगा 4, Na4P6O18। अब जब Na निकल गए, तो इसके ऊपर 2 आयन आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो मेटल, कौन सा मेटल, Mg या Ca, ये 2+ है ना। जो आपके पास हार्डनेस, जिसकी वजह से हार्डनेस हो रही है, वो अच्छा वो नहीं बता रहा है कुछ भी, वो नहीं बता रहा है कि क्लोराइड है, सल्फेट है, ये नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको मान के चलना है क्लोराइड या सल्फेट है, आपको कोई लेना देना नहीं इससे है, बस हार्डनेस परमानेंट है। और आपने क्या किया, फिर क्या देखते हो आप, ये M2+ इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, अब ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल यहाँ देखो इसके साथ ऐड हो जाएगा। 4 था, दो मेटल और निकल जाएंगे सोडियम के, ये पोर्शन आपके पास बचता है, और 2Na+। The complex anion keeps the Mg2+ and Ca2+ ions in solution। मतलब क्या बोल रहा है ये मेटल के साथ में सेपरेट हो जाएगा। कौन सा मेटल, जिसकी वजह से हार्डनेस थी, ये इसके साथ कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो ये एनायन क्या करेगा, Mg और Ca+ को अपने साथ रख लेगा और उसकी हार्डनेस को खत्म कर देगा। याद रख पाओगे, थोड़ा सा याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। फिर इनफैक्ट मैं सोच रहा था ये 2 आपको मैं अलग से बताऊं, सुन रहे हो, आज रहने देता हूं मैं इसको। इसके लिए मुझे बड़े बड़े फिगर चाहिए, मैं फिगर बनाऊंगा, बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, फिगर मैं समझाऊंगा तो आप समझ पाओ। या तो एक काम करना, आप अभी समझने की कोशिश करना, मैं आइडिया तुम्हें दे दूंगा, मैं आइडिया दे दूंगा कैसे होता है ये, फिर भी पढ़ूंगा, चिंता मत करो। आयन एक्सचेंज मेथड, ये आयन एक्सचेंज मेथड क्या है, बहुत ध्यान से देखो। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट या परमुटेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं इसको, जियोलाइट या परमुटेट प्रोसेस। क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये रहा हाइड्रेटेड भी होगा, याद रखना, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन उसने वाटर मॉलिक्यूल बोला नहीं है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट,
सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। अगर ये आपको ये खरीद के लाना है बाजार से, ये बाजार से खरीद के लाओगे और इसको क्या करना है, अब ध्यान से सुन लो। पहले सोडियम को एज इट इज रहने दो, ये वाला पोर्शन एल्युमिनियम सिलिकेट को आप जेड लिखेंगे। मतलब रिएक्शन को आसान बनाना है लिखना, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। तो इसको क्या लिखना है, NaAl और SiO4 की जगह NaZ लिखो। तो जेड वाला पार्ट क्या है, एल्युमिनियम SiO4, इसकी जगह जेड लिख देना बस, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन में ऐसे लिखा जाएगा NaZ। तो व्हेन दिस इज एडेड टू हार्ड वाटर, अब ये NaZ को हार्ड वाटर में डाला। हार्ड वाटर मतलब M2 प्लस क्या है, या तो Mg है या Ca है, ठीक है। तो Mg या Ca जो हार्ड वाटर है उसके केटायन की बात करता है, ये वाला केटायन इस Z के साथ रिएक्शन कर जाएगा और सोडियम को कर देगा फ्री। सोडियम अलग हो गया और Mz2 क्या हो गया, सॉलिड बन गया। सॉलिड बनने का मतलब क्या है, फिल्टर करना पड़ेगा आपको। सॉलिड बन चुका है, फिल्टर कर देना, ये निकल जाएगा। ये जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी ऐसा चाहिए होता है तब ऐसे किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है ये, जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी का पानी चाहिए होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन रुको, खत्म नहीं हुआ अभी ये। क्या बोलता है, अब आपने जो परमुटेट खरीदा था तो वो NaZ और वो कन्वर्ट हो गया है Mz2 में। वो M जो मैग्नीशियम या कैल्शियम है आपके परमुटेट को तो नुकसान कर दिया। परमुटेट बेचारा ऐसा हो गया जो कि M की जगह Na होना चाहिए था, जो आप खरीद के लाए थे, लेकिन उसकी जगह तो M आ चुका है और सॉलिड बन के नीचे बैठ गया। तो अब जो खरीद के लाए थे उसका तो आप पानी तो ठीक है, आपने पानी तो सॉफ्ट कर लिया, पानी सॉफ्ट हो चुका है, आप उसको नल के टैप करके अलग से अलग टैंक में लेके चले गए, सॉफ्ट पानी आपके पास आ चुका है। तो ये क्या परमुटेट इतना खरीदते रहोगे, नो, नहीं खरीदना है। इस मेटल को हटाएंगे हम। परमुटेट जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब भाई खत्म हो जाएगा ना, एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, एक टाइम आएगा। हाँ, तो व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज यूज्ड अप, तो सोडियम अगर उसका पूरा का पूरा खर्च हो गया, सोडियम तो निकल गया, तो अब आपका परमुटेट इस फॉर्म में आ चुका है, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तो क्या करना है, तो इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर। अब इसको दोबारा से रीजनरेट करेंगे, कैसे, बाय द यूज बाय द ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम क्लोराइड। नमक का पानी डालेंगे इसमें, क्या डालेंगे, नमक का पानी। नमक डालो, नमक में क्या होता है, नमक में सोडियम होता है, नमक में क्या होता है, सोडियम। तो ये क्या करेगा, वापस रीजनरेट करोगे आप Mz2। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। और मैं अभी अच्छे से फिगर बना नहीं पाऊंगा। बड़ा टैंकर होता है, यहाँ पे कोरस मटेरियल डाला जाता है, कंकड़ पत्थर डाल देते हैं यहाँ पे एक टैप लगा देते हैं। ये टैप क्या करता है, टैप गंदे पानी को निकाल देगा। कौन सा, ये यहाँ से गंदे पानी को सेपरेट करेगा। अब ध्यान देना, यहाँ से हार्ड वाटर घुसेगा, यहाँ पाइप के थ्रू घुसेगा, ध्यान देना यहाँ पे, पाइप के थ्रू हार्ड वाटर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे परमुटेट होगा आपका, इस वाले पोर्शन में परमुटेट होगा। प्लीज पे अटेंशन। आप पानी यहाँ नहीं डालेंगे, पानी यहाँ नहीं डालेंगे, आप पानी जो डालेंगे पाइप के थ्रू ऐसा आएगा, नीचे जाएगा, पहले सबसे पहले नीचे जाएगा। ये टैप बंद रहेगा अभी, ये टैप खुला नहीं है, ये नहीं है कि खुला हुआ है, नहीं अभी नहीं, जरूरत पड़ेगी तब खोलते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे नल होता है, चलेगा नल। हाँ, अब आगे देखो, ये पानी यहाँ से निकलना शुरू होगा। अभी क्या होगा, जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी गंदगी वंदगी है सब यहीं पे रह जाएगी, सब नीचे रहे। कंकड़ पत्थर छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, कोरस होगा, ऊपर थोड़ी रेत टाइप होगी, फिर उसके ऊपर आपने क्या फैला के रखा हुआ है, परमुटेट। ये परमुटेट है और ये पानी जैसे नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा,
नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा तो परमुटेट से होता हुआ ऊपर आएगा। ये आपका साफ पानी है, सॉफ्ट वाटर। और फिर यहाँ पे आप टैप लगा देंगे एक बढ़िया सा, आप बोलेंगे भैया यहाँ से मेरा सॉफ्ट वाटर आ जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक, कब तक, जब तक आपका NaZ एग्जॉस्ट होके किसमें तब्दील हो जाएगा, MZ2 में, ठीक है ना। इसमें जब कन्वर्ट हो जाएगा तब आप फाइनली क्या करोगे, फिर आप रोक दोगे, सॉफ्ट वाटर जितना निकालना निकल गया, बस रोक दो। अब यहाँ से क्या डालोगे, अब रीजनरेट करने की कहानी आ गई। अब आप डालोगे NaCl, नमक का पानी। नमक का पानी डालोगे तो क्या होगा, फिर परमुटेट के ऊपर से निकलेगा, वो M जो है ना आपका M मेटल, आप उसको अलग करेंगे, वो अलग से अलग, उसको अलग से निकाल देंगे और आपका जियोलाइट फिर से तैयार हो जाएगा। आप अपनी रेफरेंस बुक में देखना इस मेथड को, समझ सको तो समझ जाना, नहीं समझोगे तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज के लिए अगर आपको जानना है तो दिस मच इज एनफ, जो मैंने अभी आपको बताया। ये इंडस्ट्री वगैरह में बहुत यूज होता है, ठीक है, जरूरत होगी तो बताऊंगा। कर गए अब, बोलो यार। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही सिंथेसिस या फिर रेसिन मेथड, रेसिन मेथड में भी Na ही रहता है साथ में, ध्यान देना। इसमें RSO3H रहेगा और Na रहेगा, इसमें भी मेटल के साथ मिलके R2M बन जाएगा और Na अलग हो जाएगा। अब ये भी एग्जॉस्टेड हो जाता है। द रेसिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस ऑफ NaCl सोल्यूशन। इसको भी NaCl से ही करते हैं, लेकिन इसमें एक फर्क डलता है, एक तरफ एसिडिक बनता है, एक तरफ बेसिक बनता है, एक तरफ H+ रहेगा, एक तरफ OH- रहेगा, फिर दोनों को मिला देंगे और नॉर्मल वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको, इन दोनों को छोड़ दो, अलग से बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको। क्या कितना हो गया, अरे 1 घंटा हो भी गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। एक क्लास में और है, उसको भी करा दूंगा। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मुझे ज़्यादातर है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको पता ही होगा शायद, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। क्या यार, इतना सब ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, बेकार कर दिया तुमने। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, कभी भी परऑक्साइड होगा किसी भी फॉर्म में। कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये, इसको एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड है आपके पास, ठीक है ना, एंड रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर बाय एवापोरेटिंग अंडर रिड्यूस प्रेशर गिवन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड और H2SO4 के साथ में बेरियम सल्फेट देगा, साथ में H2O2 देगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है परऑक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। तो सल्फेट सॉल्यूशंस का ऑक्सीडाइज एसिडिफाई करोगे तो आपको सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा एट हाई करंट डेंसिटी ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास दिखाई दे रहा है डबल, 2 लेना है, साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। 2 किस लिए लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा। H2 है यहाँ पे, देखो एक H इधर एंड पे रखा, एक H इधर एंड पे रखा, देखना देखना अभी मैं सिखाऊंगा आपको। और फिर उसके बाद O3 दिखाई दे रहा है इधर, फिर एक सल्फर दिखा रहा है, एक सल्फर दिखा रहा है। आप एक काम करो, चुपचाप एक काम कर दो तो समझ में आ जाएगा आपको, एक बीच में लाइन डाल दो। ये जो लाइन मैंने डाली, आप ऐसे लाइन डाल के देखोगे तब आपकी समझ में आएगा कैसे ब्रेक किया हुआ है। अरे भाई ये HSO4 ही तो है, क्या है ये, 2 बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। तो परेशान मत हो जाना,
अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HSO4 मिलेगा, साथ में एसिड मिलेगा, साथ में H2O2। तो आप इसके मेथड को जरूर याद रखना, कभी कभी H2O2 के मेथड पूछ लेता है, ठीक है। दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। तो D2O2 क्या है? ड्यूटोरियम परऑक्साइड, है ना। K2H2O8 और साथ में ये क्या, हैवी वाटर। D2O क्या होता है? हाँ, तो आपको एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे हार्ड वाटर और हैवी वाटर में बेचारे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मत करना, मत सोचना ऐसा। हार्डनेस का कारण कुछ और होता है, और हैवीनेस का मतलब होता है ड्यूटीरियम है उसके अंदर, H की जगह ड्यूटीरियम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ड्यूटीरियम है D2O, हैवी वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, K2H2O4 O8। एक्चुअली ये क्या है मालूम है? सल्फेट 2 बार है यार, मैं तुम्हें दिखा दूं अभी। H2O8 इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं लग रहा है? सल्फेट ट्वाइस लिखो तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्यूटेरियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको D2O2 मिलेगा, ठीक है। और इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल। ये जानते हो? 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो, कहाँ से जानोगे यार। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को ऑक्सीजन एयर के अंदर, ठीक है ना, और वाटर और प्लेटिनम साथ में डाल के आपको ये H2O2 देगा, और बाकी ऑक्सीडाइज पार्ट रहेंगे बहुत सारे। एक्चुअली ये कैसा होता है, ठीक है। ये बोला इथाइल, इथाइल समझते हो? इथाइल मतलब C2H5 या CH2CH3। तो ये CH3 देखो, इधर से मैंने ये क्या लिखा है, ऐसे ऐसे किया ना, तो ये अगर यहाँ पे मैंने CH3 लिखा तो ये CH2 है भाई। यहाँ पे इस कॉर्नर पे अगर मैं C रखूंगा तो एक H ऐसे हो गया कि नहीं? तो CH2CH3 ऐसे। तो ये क्या है? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, आप सिर्फ इतना लिखो। इसलिए देखो उसने आपको फिगर नहीं दिया है, आपको सिंपली ऐसे दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे दे सकता? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ लिखो बस, बस, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मैं आज आपको करा दूं, ये कराना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर देखो, कैसी स्ट्रक्चर होती है? गैस फेस और सॉलिड फेस। किसकी बात हो रही है? H2O2 की। भाई ज़्यादा हो गया हो तो मुझे बोल दो यार, मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा। द मॉलिक्यूलर डायमेंशन इन द गैस फेस एंड सॉलिड फेस आर गिवन। तो ज़्यादा इसमें रट्टा रुट्टा मत मारना। ये देखो, ये रटने रुटने वाले नहीं होते हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि सॉलिड में ये एंगल गैस में 94.8 होता है, सॉलिड में 101.8, ठीक है। तो ऐसे में ये एंगल कम होने से ये एंगल बढ़ जाएगा, 111 हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ज़्यादा इसमें परेशान मत होना, ये जब हायर स्टडीज करोगे तब इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। अभी मेरे ख्याल से इसमें जो पूछा नहीं जाएगा स्ट्रक्चर, जो पूछा जाना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको याद रखना है। अब ये क्या बता रहा है? इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ 4 चीजें पढ़ने जा रहे हो, आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। 4 चीजें पढ़ोगे, तो 4 चीजें क्या? पहले तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ोगे, फिर रिड्यूसिंग पढ़ोगे। इट एक्ट्स एज, इट मतलब क्या? H2O2 भाई। H2O2 क्या एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ, और ऊपर से एसिडिक मीडियम में। 2 चीजें देखो, एक तो ये हो गई ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम,
रिड्यूसिंग एक्शन एसिडिक मीडियम, ये यहाँ बात खत्म। एक बात, अब फिर से ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। अब आपको समझ में आ गया होगा आप करने क्या जा रहे हो। मतलब ये बोलना चाहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी करता है, रिड्यूसिंग एक्शन भी करता है, और अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से करता है। तो अब ये बोलता है एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग कैसे करेगा। तो ये आयरन 2+ है और इसको कन्वर्ट करता है 3+ में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, बोलो, तो ऑक्सीडाइज हो गया। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। एसिडिक मीडियम मतलब H+। आपको ये रिएक्शन से याद रखनी है, प्लीज ध्यान रखना। H+ अगर लिखता है तो आप साफ साफ बता रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि भैया ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। H2O2 तो डालना ही है, यही तो रिएक्शन करवाएगा। ये रिएक्शन कराएगा तो ये आयरन, इसी आयरन को जो 2+ था उसको 3+ लिख दो, साथ में वाटर, दैट्स इट। पहले फिर से देखो क्या किया इसने, Fe2+ को 3+ में बदल दिया। एसिडिक है तो H+ लगा दो, और H2O2 तो वही एक्शन तो इसी को करना है, तो जब करेगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अब आप मुझे बताएंगे क्या रिएक्शन याद हुई कि नहीं, याद हो गई ना। याद रहे ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल कुछ भी दिखाया नहीं है इसने, सीधे सीधे आयरन को 2 से 3+ किया है। लेकिन अगली एक और रिएक्शन लिखने जा रहा है, इसी की एक और रिएक्शन सल्फाइड है, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को H2O2 के साथ में रिएक्शन करा रहा है तो लेड सल्फेट बनता है, तो इसके अंदर O4 आ गया, देखो ऑक्सीडेशन हो गया, लेड सल्फेट बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट बना दिया, ऑक्सीजन दे दिया इसको, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और खुद क्या हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि 2 O थे, अब एक ही O बचा, तो खुद रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है। आप देखो, जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से करोगे तो याद हो जाएगा। आप अलग अलग याद कर लो, पहले तो एक बार ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक, पहले एसिडिक की याद कर लेना, फिर बेसिक की बाद में याद करना। अभी फिर से बोलता है एसिडिक का, लेकिन अब की रिड्यूसिंग एक्शन करना है। ये रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, बी केयरफुल, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। MnO4 को देखो Mn2+ में कन्वर्ट कर दिया। क्या मुझे बताएंगे आप, अब देखो दो चीजें यहाँ पे, O का जाना, O के जाने को क्या बोलते हैं, अरे भाई MnO4 में से O में, हाँ तो रिडक्शन ही तो करा रहा है, रिड्यूसिंग तो का करवा रहा है ये, मतलब Mn का रिडक्शन करा दिया। चलो हम एक काम और करते हैं, MnO4- पे Mn की ऑक्सीडेशन निकालते हैं कितनी है, तो ये x + 4 × -2 = -1, -1 आएगा ना ऊपर, देखो माइनस है, देखो ऑक्सीडेशन पढ़ाया हूँ तो आप अच्छे से बता सकते हो। x - 8 = -1, x = +7, x = +7। तो अब आप बता सकते हो कि m की यहाँ पे ऑक्सीडेशन, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, बोलो यार, +7, और +7 से ये +2 हो गया है। आप क्या बताते हो, इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है तभी वो +2 हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है Mn का। दोनों तरीके से देखो, या तो यहाँ पे आप सिंपली रिएक्शन के थ्रू देखते हो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ऑक्सीजन तो निकल गया, ऑक्सीजन के निकलने को भी रिडक्शन ही बोलते हैं। भली भांति समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, गुड। और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन होता है कि ये सिंपली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन के निकलने को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। बस ये भी ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीडेशन बन गया। तो मैं उम्मीद करूं कि आपकी समझ में आ रहा है। HOCl और H2O2 ये वैसे ही एसिडिक मीडियम में है, देखो HOCl क्या है, एसिड है ये। अब देखो क्या हो रहा है, वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl- हो गया, ठीक है।
और O2। O2 बनने का मतलब है H2O2 से O2 बनने का मतलब है खुद क्या हो गया? खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक मीडियम में, फिर से ऑक्सीडेशन कराएगा ये। तो बेसिक मीडियम में किसका ऑक्सीडेशन कराने चल रहा है? अब देखो लो जी, कितना मजेदार टॉपिक है ये। Fe2+ से ये Fe3+ कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन याद रहे बेस, इससे आपको बेस मिलेगा। जब आपको यहाँ पे बेस लिखोगे, पिछली वाली रिएक्शन में क्या था? लेफ्ट साइड में एसिड था, लेफ्ट साइड में एसिड था, हुआ ऑक्सीडेशन ही था इसका भी। यहाँ पे भी इसका भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, बट बेसिक मीडियम। तो जब आप यहाँ OH- लिखोगे तब ये बेसिक मीडियम होगा। बड़ी खामोशी है भाई, क्या बात है? समझ में कम आ रहा है क्या? सेम वे Mn2+ है, Mn4+ हो गया, इलेक्ट्रॉन छीना गया है, ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। और OH-, देखो OH- साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है। अब की रिड्यूसिंग एक्शन करने जा रहे हैं हम I2 का। I है, I का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे I- बनता है तो -1 होता है। और -1 का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिडक्शन हुआ है, रिड्यूसिंग एक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ है। बेसिक मीडियम यहाँ दिखाई दे रहा है, H2O2 डाला हुआ है, तो हमारे यहाँ पे रिडक्शन दिखाई दे रहा है। रिडक्शन हुआ तो H2O2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सेम वे यहाँ पे भी 2MnO4-, कितना था Mn का? यहाँ +7 था। यहाँ पे क्या होता है भाई MnO2 का? यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? x + 2 × -2 = 0। यहाँ होती है x = 4, है ना? तो यहाँ पे 4 हो गया। कलर चला गया यार। हाँ जी, बोलो क्या बोलते हो? तो अब यहाँ पे बता सकते हो 4 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है। यहाँ पे भी ऊपर भी जो आपने पढ़ा था अभी Mn का, वहाँ पे भी Mn दिया गया था। कहाँ गया Mn वाला केस? यहाँ पे भी Mn2+ Mn4 हुआ है। हाँ, ये वाले केस में यहाँ पे +7 था यार, यहाँ 2 हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया, रिड्यूसिंग करेक्टर था यहाँ पे भी रिड्यूसिंग है। +7 से +4 हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, वैसे भी दिखाई दे रहा है 4 ऑक्सीजन थे, 2 बचे हैं, रिडक्शन हुआ है। H2O2 इसका भी रिडक्शन होके देखो क्या बन गया? ऑक्सीजन बना है। मतलब 1 मिनट, सॉरी, हाँ, पहले तो मीडियम है आपका कौन सा? OH-, और हाँ, ऑक्सीजन बन गया, मतलब H निकल गया। H के निकलने को क्या बोलते हैं? एक मिनट यार, O2, हाँ, ये रिड्यूस हुआ, ये क्या नाम, ये इसका ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है। क्या आप लोग इसको याद रख पाओगे? नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी सी रिएक्शन यहाँ पे भी है, थोड़ी सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैवी वाटर, D2O। D2O के बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं। आप D2O के बारे में कुछ जानते हो? हैवी वाटर कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। किस लिए यूज होता है? एक तो कूलेंट का काम करता है, दूसरा मॉडरेटर का काम करता है। क्या, किसका? मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? आपको पता होगा, मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? एक एक रिएक्शन के बाद 3 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, याद है कि नहीं?
तो इनकी स्पीड को कम करता। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना। It is extensively used as a moderator in nuclear reactors and is exchange reactions for the study of reaction mechanism. It can be prepared by exhaustive electrolysis of water. तो पानी से ही इसको बनाएंगे as byproduct in some fertilizer industries. Its physical properties are given in table. It is used for the preparation of other deuterium compound for example. तो दूसरे ड्यूटीरियम कंपाउंड भी हम हैवी वाटर से बनाएंगे, जैसे CaCO2 है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड। मालूम है कार्बाइड के बारे में, बहुत हार्ड होता है ये। तो ड्यूटीरियम हैवी वाटर डालेंगे तो C2D2 बनेगा, साथ में कैल्शियम, जैसे हाइड्रोक्साइड होता है ना। ध्यान देना यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब होता है OH की जगह, तो उसकी जगह D है, बस फर्क और कुछ भी नहीं है। आप इसको ढंग से देखोगे समझ में आएगा। अब ये देखो C2D2, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है। अरे भाई C2H2 देखो ना क्या है, C2H2 देखो क्या, H की जगह D है बस, और क्या। C2H2 क्या है देखो, इथाइन नहीं होता, भूल गए, तो उसकी जगह पे आप D रख दो बस, और क्या है। तो ये रिएक्शन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शंस को जरूर याद रखो। मुश्किल काम होता है, मुझे मालूम है, रट्टा थोड़ा सा लगाना पड़ता है। आप 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। बुक के अंदर देखता हूँ मैं आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। रिएक्शन वाली जितने भी क्वेश्चन है आप याद रखना, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन 9.6 आपने जो कि किया है, करके दिखाया ना, ये याद रखना, आएगा इसमें से क्वेश्चन, ये आप याद करेंगे। अभी करके आए कि नहीं, MnO4 H2O2, अरे बोलो यार, है ना, CaOH2O Al3 AlCl3H2O। और ये देखो जैसे अभी कार्बाइड बनाए थे ना, तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्राइड है, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, क्लासीफाई द अबव इनटू हाइड्रोलाइसिस, रेडॉक्स एंड हाइड्रेशन रिएक्शन, ये भी कर लेना। What causes the temporary and permanent hardness of water? वेरी वेरी सिंपल, बताया कि नहीं मैंने आपको। Mg, मेरा पेन उठा लेता हूँ। हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, Mg2 प्लस Ca2 माइनस 2 प्लस, और इसके साथ में क्या रहता है, CO3 माइनस। तो ये तो टेम्परेरी होता है। और परमानेंट हार्डनेस कितने, क्लोराइड और सल्फेट, इन सब की याद है ना, मैंने बताया यार, अच्छे से बार बार बताया हूँ, अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है आपको। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज। मैं बताइए, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। यहाँ बोला ना एम्फोटेरिक नेचर आपने पढ़ा है, जो जो पढ़ा आपने वो सब यहाँ है। द राइट केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप एक काम करो, आप एक एक रिएक्शन याद कर लो, क्या तकलीफ है, सारी मत याद करो। जहां वो ऑक्सीडाइजिंग शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग याद कर लो, जहां रिड्यूसिंग करता है एक 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 रिएक्शन याद करके लिख लो, याद कर लो। नहीं नहीं कर सकते, बोलो यार। Fe2 प्लस वाला कर लो एक, इसके साथ आपको क्या लिखना है, Fe3 प्लस लिखना, और क्या लिखना है, साथ में वाटर लिखना है, खत्म। क्या है उसमें, आप करोगे तो सब हो जाएगा, लिखो, लिखना पड़ेगा आपको। और इसमें क्या, आप इज डीमिनराइजेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इफ नॉट। थोड़ा सा पढ़ना, एक काम करना, मेरा कहना मानोगे ना एक बात,
आप एक काम करना, इन क्वेश्चंस को जरूरी नहीं कि लिखना है, आप उनको पढ़ना जरूर, क्या लिख रहा है वो, उनके मीनिंग क्या है। कभी अगर आपको नहीं कर पाओ, आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ याद रहेगा, क्योंकि ताजा ताजा चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, कुछ ना कुछ याद रहेगा। ये 9.31 पढ़ लेना, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन, ये मैंने आपको अच्छे से कराया है। इतना करो बस काफी है, जो मैंने होमवर्क दिया उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ज्यादा मैंने होमवर्क नहीं दिया है। व्हाट डू यू हाँ, ये शॉर्ट नोट जरूर बना लेना भाई, हाइड्रोजन इकोनॉमी, ध्यान से सुन लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे से क्वेश्चन कई बार आया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजिनेशन, सिनगैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, फ्यूल सेल। अगर आपने 36 वाला नहीं किया तो समझ लो आपके मार्क्स गए, ठीक है। ये 36 में शॉर्ट नोट लिखना, शॉर्ट नोट लिखना, थोड़ा कम से कम 20-25 शब्दों में लिखो, और जहाँ रिएक्शन की जरूरत है वहाँ रिएक्शन देखो। सिन गैस में रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, सिन गैस क्या होती है, कहाँ काम आती है, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई, बोर नहीं होना, प्लीज पढ़ लेना एक बार। बंद करता हूँ क्लास, ठीक है।